इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और सीधे लिए चल रहे हैं लखनऊ, जहां पर 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन चल रहा है और इसके समापन समारोह को संबोधित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यसभा के हमारे महासचिव, लोकसभा के हमारे महासचिव, विभिन्न विधानसभाओं के प्रमुख सचिवगण, अन्य विधायी कार्यों से जुड़े हुए सभी उपस्थित अधिकारीगण, पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ विधायी कार्यों से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का साक्षी बन रहा है। इस आयोजन के साथ जो लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, वे लोग अपना अनुभव तो शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन शेष अन्य लोगों को, उत्तर प्रदेश वासियों को मीडिया के माध्यम से यहां की गतिविधियों को जानने और सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी का, राज्यसभा के माननीय उपसभापति जी का, आप सभी पीठासीन अधिकारियों का और इस पूरे अभियान को एक नई गति प्रदान करने वाले जितने भी हमारे इन विधायी संस्थाओं से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं, उन सब का उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है हमारी विधायिका, और वास्तव में भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में यह अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए देश के अंदर न केवल विधायी कार्यों के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है, बल्कि समग्र विकास की भी कार्य योजना का एक महत्वपूर्ण मंच होता है। इस मंच का उपयोग कैसे होना है, कैसे करना है और उसके लक्ष्य क्या है, ये संविधान के 3 शब्द भारतीय लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं। न्याय, समता और बंधुता। वास्तव में न्याय कैसे प्राप्त होना है, यह इसी विधायिका के मंच पर उसके लिए कानून तैयार होता है। उसकी आधारभूत इकाई यहां से है। सरकार की योजनाएं समता मूलक समाज की स्थापना में योगदान दे सकें, उसकी कार्य योजना का स्थल भी यही हमारी विधायिका का मंच बनता है। और बद्धता का उदाहरण तो प्रस्तुत स्वयं ये विधायिका करती है, जहां पे सहमति और असहमति के बीच समन्वय करते एक बेहतरीन संवाद के माध्यम से हम उस अभियान को आगे बढ़ाते हैं, और यह हम लोगों को देखने को मिलता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में लोकतंत्र के सर्वोच्च संस्था अत्यंत मजबूत है, दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के आवाज को उसके जनप्रतिनिधि के माध्यम से देश के सर्वोच्च सदन में
रखा जा सकता है, उसकी आवाज भी वहां पर सुनी जा सकती है, उसी मजबूती के साथ सुनी जा सकती है। इसकी प्रेरणा का केंद्र बिंदु है हमारी संसद। हर तबके का व्यक्ति वो अपनी बात को रखता है, उसकी आवाज सुनी जाती है, उसके माध्यम से देश के अंदर योजनाएं बनती हैं। और मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूं, मुझे 5 बार लोकसभा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मुझे इस बारे में बहुत गौरव की अनुभूति होती है कि हमने सामान्य जीवन में सरकार की गतिविधियों, आपसी व्यवहार और कैसे नियम के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सभी को देश की संसद के अंदर सीखा है, जाना है। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो भी विधानसभा या विधान परिषद केवल संसद के नियमों को, परिनियमों को एक बार अवलोकन कर लें, उसका प्रशिक्षण ले लें, उसको अपनी विधानसभा को संचालित करने में बहुत कठिनाई नहीं होगी और बहुत आसान भी होगी। और मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी ने 2022 में अध्यक्ष विधानसभा का बनने के बाद मैंने उनके सामने इस बारे में रखा। मैंने कहा था, देखिए एक सामान्य सा उदाहरण है। मैंने कहा, देखिए हमारे यहां क्वेश्चन आवर में स्टार्ट क्वेश्चन 20 होते हैं, लेकिन पता लगता है कि ये 1.25 घंटे, 1 घंटा 20 मिनट का जो क्वेश्चन आवर होता है, इसमें केवल 2 से 3 सदस्य ही बोल पाते हैं। वो एक एक व्यक्ति 15-15, 20-20 सप्लीमेंट्री और फिर उसमें भी ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, तो जैसे प्रश्न होते हैं वैसे उत्तर भी आते रहते हैं। क्या ये हो सकता है कि हम इसको संसद की तर्ज पर आगे बढ़ाएं? देखिए, हमारे लिए प्रेरणा कोई और नहीं था, हमारे लिए प्रेरणा संसद थी और उन्होंने तत्काल उसमें संशोधन प्रारंभ किए, यहां की नियमावली में परिवर्तन किए। परिणाम क्या है? अब आप यहां देखेंगे 1.25 घंटे में 20 स्टार्ट क्वेश्चन और हर एक स्टार्ट क्वेश्चन के प्रश्न के साथ, हर एक तारांकित प्रश्न के साथ 2-3 सप्लीमेंट्री भी पूछ लिए जाते हैं और मंत्री भी तैयार होकर के आता है, प्रश्नकर्ता भी तैयार होकर आता है, सभी संतुष्ट होते हैं। अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सदन के अंदर देखने को मिलती है। यानी नियम परिनियम भी अगर हम कुछ कर रहे हैं तो संसद उसका आधार बन सकती है। तो हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के रूप में भारत की संसद है। उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर भारतवासी का दायित्व बनता है। दूसरा, भारत जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भारत दुनिया की लोकतंत्र की जननी भी है। हमारे यहां बताइए ना, त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था हमने बाद में लागू की, लेकिन गांवों में सरपंच की व्यवस्था और पंचीय की व्यवस्था ये प्राचीन काल से थी, यानी ट्रेडिशनल थी। हम लोगों ने उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाया था। यानी हम लोग उन चीजों को लेकर के जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार अगर किसी ने किया था, हमारे गांवों ने किया था। वो गांव कहीं का भी, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, देश के अंदर रूप रंग वेशभूषा खान पान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा भारत एक भाव और एक भंगिमा के साथ बोलता है, एक साथ सोचता है, एक साथ उसकी भावनाएं होती हैं, एक उसकी आस्था होती है। और उस आस्था को जोड़ने का आज हमारे पास सबसे सशक्त माध्यम हमारी संसद है। हमें उस संसद के प्रति उस भाव को देखते हुए उसको आदर्श के रूप में अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारी विधायिका और मजबूत और सशक्त होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस दौरान चर्चा परिचर्चा होने के साथ ही इस 86वें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए,
वो बहुत अभिनंदनीय है। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आगामी 25 वर्ष की एक कार्य योजना बनाने के लिए कहा। विजन 2047 विकसित भारत, और विकसित भारत की उस परिकल्पना को आज यहां पर भी पारित करते हुए एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक लंबी डिबेट जिसकी चर्चा यहां पर हमारे माननीय अध्यक्ष लोकसभा ने, माननीय उपसभापति राज्यसभा ने, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा ने भी यहां पर किया। ये लगातार चर्चा हुई और मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं, क्या सत्ता पक्ष का हो क्या विपक्ष का हो, 300 से अधिक माननीय सदस्यों ने 24 घंटे चलने वाली बहस का हिस्सा वे बने थे। मैं रात्रि को यानी चर्चा का शुभारंभ करने के बाद कुछ देर में बैठा रहा, फिर मैं अपने अन्य कार्यों के साथ कुछ देर अपने ऑफिस में बैठा रहा, फिर कुछ अन्य मेरी मीटिंग्स थी उसमें भी गया। मैं रात को 11 बजे आया। क्या होड़ लगी हुई थी बोलने के लिए, और कितने अच्छे सुझाव आए हर एक तबके का। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर के उनके अपने महत्वपूर्ण सुझाव थे। और मेरा यह मानना है कि हम किसी व्यक्ति की क्वालिफिकेशन से नहीं, उसके अनुभव का लाभ इस सदन के माध्यम से जब लेते हैं तो हमारे लिए बहुत प्रभावी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। उत्तर प्रदेश की इस विधानसभा ने, विधान परिषद ने लगातार इसमें चर्चा चलाई, दिन हो रात्रि हो, लगातार ये चर्चा चलती रही और लोगों ने विकास के बारे में इन मुद्दों को रखा। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी क्या जवाबदेही होनी चाहिए। ये केवल भारत सरकार का काम नहीं है, ये केवल प्रधानमंत्री जी का ही काम नहीं है। हम भी इस अभियान के सारथी बन सकते हैं, हम भी उसके सिपाही बन सकते हैं। और उस अभियान के साथ जुड़कर चर्चा हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पीठासीन अधिकारियों के इस सम्मेलन में भी इस प्रस्ताव को पारित करते हुए प्रभावी ढंग से इसको आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत की परिकल्पना को साकार बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों को एक सार्थक गति प्रदान की है। हमारी विधायिका के सिटिंग के बारे में देखिए, अब तो यूपी में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां हमारी सदन की कार्रवाई बहुत स्मूथली चलती है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। और जितने दिन चलते हैं इस बात के लिए प्रतिस्पर्धा होती है कितने दिन, यानी हमारे यहां दिन में लंच आवर नहीं होता है। संसद में दिन में 1 घंटे के लिए लंच आवर होता है, लेकिन यहां तो जब एक बार 11 बजे शुरू होती है तब फिर वो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे तक चलती रहती है। जिसको लेना होगा कैंटीन में उनके लिए भोजन की व्यवस्था बहुत होता है। तो यहां चेयर से एक बार संसदीय कार्य मंत्री को बोल दिया जाता है कि भाई देखो, सदस्य यहां दिन भर बोलेंगे, आप उनके लिए कैंटीन में भोजन की व्यवस्था करवा दीजिए। वे लोग जाते हैं, जिसको भोजन लेना होगा लेंगे, जिसको अपना टिफिन लेके आना हो तो अपना लेके भी आता है, और लोग अपना दिन भर उस चर्चा का विषय उसको बनाते हैं और सीटिंग अच्छी होती है। लेकिन अच्छा हुआ प्रस्ताव यहां पे पारित हुआ है कि वर्ष में कम से कम 30 सीटिंग होनी ही चाहिए। यह भी एक बहुत अभिनंदनीय प्रयास है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रेरणा है। ये केवल हमारी संसद और विधानसभा के लिए ही नहीं है, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के, अन्य संस्थाओं के लिए, नगर निकायों के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए, जिला पंचायतों के लिए, हमारे क्षेत्र पंचायतों के लिए भी एक नई प्रेरणा है, एक नई प्रेरणा है। टेक्नोलॉजी के इस युग में हम अपने आप को पीछे नहीं छोड़ सकते। यहां से जब सरकार के सामने आया कि ई विधान होना है, पार्लियामेंट का भी आग्रह था कि ई विधान होना है, हमने कहा इसमें देर नहीं करनी चाहिए, एकदम लागू करिए। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अध्यक्ष जी को कि वो स्वयं आए थे उसके उद्घाटन में, और यहां पर ई विधान के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने भी और उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने भी आज इसको क्या पेपरलेस विधानसभा के रूप में ही नहीं, अब यूपी में
पेपरलेस कैबिनेट भी है, पेपरलेस बजट भी है, पेपरलेस सब कुछ भी है। और सदस्य खुश, बहुत अच्छे ढंग से वो लोग इसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। शुरू में थोड़ा उनको दिक्कत थी, लेकिन अब लोग आते हैं, आसानी से पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ते हैं। आप सोचो ना, कितनी हमने कागज की बचत की है, कितनी वनस्पतियों को हमने काटने से रोका है, प्रकृति का भी और पर्यावरण का भी संरक्षण किस रूप में किया है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी से हमारा जनप्रतिनिधि भी अपडेट हो, इस मुद्दे पर भी यहां पे चर्चा हुई है और उसके लिए भी उनके उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था। ऐसे जो 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं इसके लिए आप सभी, यानी माननीय अध्यक्ष लोकसभा जी का, माननीय उपसभापति राज्यसभा का, आप सभी माननीय पीठासीन अधिकारियों का इस बात के लिए हृदय से अभिनंदन करूंगा कि यह एक नई प्रेरणा है और इस प्रकार की प्रेरणा समाज को आगे बढ़ने के लिए, हमारी हर उस लोकतांत्रिक संस्था को आगे बढ़ने के लिए एक नया प्रेरणा और प्रकाश होती है। जो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे हैं। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और खबर लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी की बैठक कल हुई थी और इस बैठक के बाद सांसद रामशंकर राजभर का एक बयान आया और इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है। पार्टी ने इसे पूरी तरह से भ्रामक और गुमराह करने वाला बताया है। इस बैठक को समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि 2027 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और इस बैठक से भविष्य की दिशा तय होगी। देवरिया जिले की सलेमपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद जनाब रमाशंकर राजभर जी, आपने बयान जारी कर दिया कि एमआईएम का स्वागत है 2027 में बीजेपी को रोकने के लिए आप हमारा स्वागत कर रहे हैं। रमाशंकर जी, सबसे पहली बात तो आप हमें स्वागत पब्लिक में आकर कर रहे हैं, मीडिया में कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा स्वागत करते हैं, आप ऐसे मेहमान नवाज हैं कि पहले आप हमें घर बुलाते हैं मीडिया में बयान जारी करके, और उसके बाद में जब हम आपके घर जाते हैं तो आप हमें बेइज्जत करते हैं, हमें जलील करते हैं। आप हमारे मुंह पर अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं, दरवाज़ा ही नहीं खोलते। तो सबसे पहली बात तो, अगर आप दिल से हमारा स्वागत करते हैं तो आप सिर्फ एक सांसद हैं 37 सांसदों में से एक, लेकिन आपके बॉस जनाब अखिलेश यादव जी से अगर आपकी सिलसिले में बात हुई है और आपका बयान अखिलेश जी की मर्जी अनुसार है, तो यही बयान आप अखिलेश यादव जी से कहलवा दीजिए कि वो स्वागत करते हैं हमारा। हम अपना स्वागत करवाने के लिए तैयार हैं। आप हमें बुलाइए घर, हम आपकी दावत पे आने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये गलत बयानी जो आप कर रहे हैं पब्लिक में, आपने मैसेज जारी कर दिया, आपने बयान जारी कर दिया कि एमआईएम का स्वागत है, जनता समझेगी कि आप हमें स्वागत कर रहे हैं और जब हम जाएंगे तो आप हम पर दरवाजा बंद कर देंगे। तो आप ये मैसेज दे रहे हैं कि साहब हम आना नहीं चाहते, आप हमें बुला रहे हैं। तो गलत बयानी मत कीजिए। आपसे गुजारिश है कि अखिलेश यादव जी से एक असली वाला दावतनामा, स्वागतनामा आप जारी कराइए, तब हम आपके बारे में सोचते हैं। ये बयान जो है, ये बयान AIMIM का है। हम आपको ये बता दें कि कल समाजवादी पार्टी की एक अहम बैठक हुई थी और इस बैठक में समाजवादी पार्टी के सभी सांसद आए थे और उनको 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक रणनीति तैयार की गई थी और उस पर चर्चा हुई थी कि किस तरह से रणनीति हो, क्या रणनीति हो, इस पर मंथन हुआ था। बैठक खत्म होने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक रमाशंकर राजभर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि चर्चा हुई थी कि बीजेपी को रोकने के लिए अगर हमें AIMIM से भी हाथ मिलाना होगा तो हम उसके लिए तैयार हैं और इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनके साथ भी गठबंधन हो जाए।
इसी बयान को लेकर एमआईएम की तरफ से उनके प्रवक्ता का यह बयान था कि इस तरह के बयानों को देकर भ्रम न फैलाएं, कोई बातचीत नहीं हुई है, वो अपनी तरफ से सफाई दे रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी खबर है, यूपी की सियासत से जुड़ी खबर, जहां पर ब्राह्मण विधायकों की हाल में एक बैठक हुई थी और उस बैठक ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है। बीजेपी विधायक पीएन पाठक दिल्ली पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग और उसके एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की। जानकारी के मुताबिक बैठक की जानकारी लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने विशेष रुचि भी दिखाई। बीजेपी हाईकमान भी इस बैठक पर नजर बनाए हुए है। यूपी की सियासी हलचल के बीच ये बैठक चर्चा का केंद्र बनी हुई है। दिल्ली में ये मुलाकात जो हुई है, पार्टी के अंदरूनी मामलों और रणनीति को लेकर काफी अहम मानी जा रही है। खबर लखनऊ से, जहां पर कृष्णा नगर थाना क्षेत्र स्थित सीएमएस स्कूल के गेट पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान राजदीप शुक्ला के रूप में हुई है, जिसने कृष्णा नगर स्थित सीएमएस के गेट पर ज्वलनशील पदार्थ फेंका था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ था। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है, पूछताछ भी आरोपी से कर रही है। और खबर प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीईटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तारीख की घोषणा कर दी है। 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 18 और 19 अप्रैल को आयोजित होगी। पीजीटी भर्ती परीक्षा 9 और 10 मई को आयोजित होगी, जबकि टीजीटी भर्ती परीक्षा 3 और 4 जून को होगी। यूपी टीईटी की परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित होगी। ये निर्णय आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कहा गया है कि जो परीक्षाओं की तारीख घोषित की गई है, उस परीक्षाओं की तैयारियों के लिए अब उम्मीदवार अब जुट जाए, नए तारीख पर उनकी परीक्षा ली जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।